जय हिंद। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो हम इसमें जैव विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जैव विकास होता क्या है, हम आपको बताए थे कि पिछली पीढ़ी से जब अगली पीढ़ी में कुछ अंतर आ जाता है तो उसी अंतर को जैव विकास बोलते हैं। जैसे देखे होंगे इस टाइम में एक ट्रेंड चला है मोए मोए, ये पिछला पीढ़ी में नहीं था। तो ये जो इस पीढ़ी में आया है पिछले पीढ़ी का क्या है, विकास है। पिछले पीढ़ी से विकास हुआ है, मोए मोए चल रहा है। तो क्या है, ट्रेंड जो है ये विकास हुआ है। मोए मोए का अर्थ कुछ नहीं होता, ऐसे ही बस ऐसे ही बोल रहे हैं सब। मोए मोए का अर्थ होता है बुरा सपना। तो देखिए ये मतलब क्या होता है कि पिछली पीढ़ी से जो अगली पीढ़ी में बदलाव आता है उसी बदलाव को क्या बोलते हैं, जैव विकास। उसी बदलाव को क्या बोलते हैं, जैव विकास। ये समझ में आ गया। अब इसको हम समझाते कैसे हैं, हम जानते हैं हम क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि एक पहले जानवर था, एक मतलब जीव था कोई, उससे क्या हुआ, सारे जीव का निर्माण हुआ। मतलब एक जीव था, उससे गधा, बकरी, घोड़ा, मछली, गाय, भैंस, गधा, ये सब बने। तो ये हम कह दे रहे हैं कि इससे ऐसे मतलब एक ही जीव था, उसी से सारे जीव बन गए। अब जो जनन करते हैं तो वो अपने प्रजाति के जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्य जनन करता है, मनुष्य बच्चा पैदा करता है। गधा जनन करता है, गधा पैदा करता है। वैसे ही इन सब का विकास हुआ था। तो अब ये साइंस के भाषा में तो प्रूफ करना पड़ेगा, कहाँ से कि यो इंडिया के तरह साबुत मांगता है। साइंस जो है ना, इंडिया के जैसे इंडिया के जो न्यायाधीश होते हैं वो साबुत मांगते हैं, यो साबुत मांगता है, बिना साबुत का नहीं मानता है। अब बताइए इसको साबुत कौन सा देंगे। तो हम साबुत इसको जानते हैं क्या देते हैं, समजात अंग और समरूप अंग या समवृत्ति अंग के आधार पर हम इसको साबुत देते हैं कि देखो ये ऐसा था। तो इसका मतलब कि पिछला से जुड़ा है, जरूर जुड़ा है, कनेक्शन है इससे। देखिए समजात अंग क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन। हम जैव विकास के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए हम समजात अंग के बारे में अब पढ़ रहे हैं। देखिए समजात अंग क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको देखिए मौलिक संरचना व उत्पत्ति में समान कार्य, उत्पत्ति में समान और कार्य अलग अलग, मौलिक संरचना व उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होता है। मतलब नहीं समझ में आया, जीवों के वे अंग जो मौलिक संरचना में समान होते हैं और उत्पत्ति भी उनका समान होता है और कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा हाथ है और गाय का जो पैर होता है अगला, वो क्या है, समजात अंग है। एक दूसरे के, हमारा हाथ और गाय का पैर क्या है, एक दूसरे का समजात अंग है। कैसे कि देखिए ना, हम हाथे से एगो कोनो को खींच देंगे, गाय खींचेगी नहीं, चलती है। गाय क्या करती है, चलती है। ठीक, तो देखिए ये समजात अंग कौन से हैं, जो जिसकी उत्पत्ति समान हो लेकिन काम अलग अलग हो। उत्पत्ति का मतलब कि समान तरह से उसका उत्पन्न हुआ, वो जो हो बना हो, एक ही तरह से वो बना हो लेकिन वो काम अलग अलग करे। और मतलब मौलिक संरचना समान हो, इसका मतलब जैसे हमारा हाथ भी आगे है और गाय का हाथ कहाँ रहता है, आगे ही तो रहता है। अब पक्षी का पंख जो होता है ना, ये भी हमारे हाथ का समजात है। कहें कैसे कि हमारे हाथ की तरह ही उसका पंख जो होता है उसके शरीर के आगे रहता है, आगे भाग पर, और उसकी उत्पत्ति भी इसी के जैसे हुई रहती है। वो भी इसी के जैसे बना रहता है लेकिन वो हो गया रहता है पंख, उड़ने का काम करता है। हम किसी को मारने का या खाने का, पीने का, कुछ का काम करते हैं। तो ये देखिए ये कौन से अंग हैं, समजात अंग, जो संरचना में और उत्पत्ति में समान है लेकिन काम अलग अलग है। जैसे पक्षी जो है, चिड़िया जो है उड़ रही है, गाय जो है दौड़ रही है। अब बताइए हम दौड़ते हैं हाथ से, नहीं ना दौड़ते हैं। तो ये समजात अंग है। ठीक, तो समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन समझ में आ गया कि संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन काम अलग अलग हो, काम अलग अलग करते हो। समरूप या समवृत्ति अंग क्या होते हैं, इसका दो नाम है, समरूप या समवृत्ति अंग। ठीक, तो एनालॉगस ऑर्गन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है, इनकी संरचना अलग हो और मौलिक संरचना भी अलग हो और उत्पत्ति भी अलग हो और काम लेकिन सेम हो, काम सेम हो। जैसे में इसमें कहा आ जाएगा, जैसे में देखिए इसमें आ सकता है पक्षी के पंख और तितली के पंख या कीटों के पंख, मतलब कीट के पंख। पक्षी जो होता है हमारे हाथ के जैसे, उसके इसमें पर में या पंख में क्या होता है, कंकाल होता है, हड्डी होता है, अस्थि होता है। लेकिन अब तितली का पंख नोच के देखेंगे ना तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें जाली जाली टाइप का उसका पंखा मिलेगा, हल्का हल्का जाली जाली टाइप का लगेगा कि छेदा छेदा हुआ है। तो ये जो जाली जाली टाइप का है ये किससे
बना होता है, जानते हैं किससे? ये पंख इसका तितली का मांस से बना होता है। अभी तक आप नहीं जानते होंगे, तितली का पंख जो होता है मांस से बना होता है, रेशेदार मांस से बना होता है। ठीक, तो ये तितली का पंख देखिए ना, अलग इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर अलग है कि ये जो है मांस से बना है। और ये चिड़िया का पंख कैसा है? देखिए चिड़िया का पंख जो है ये कैसा है, इसमें हड्डी भी है, मांस तो है लेकिन हड्डी भी है, इसमें कहीं हड्डी नहीं दिख रहा है तितली वाले पंख में। तो इनका मौलिक संरचना अलग अलग है, उत्पत्ति भी अलग अलग तरह से हुई है। कैसे कि मांस से बना है, वो किससे बना है? हड्डी से बना है, तो इसकी उत्पत्ति भी अलग अलग तरह से हुई है, और मतलब बना भी अलग अलग तरह से है, और मौलिक संरचना भी, यानी कि किससे किससे बना है देखिए ना, ये भी अलग अलग है। तो लेकिन काम तो दोनों सेम कर रहे हैं। तितली भी उड़ती है, का पंख से वो खाना खाती है? पंख से खाना तो खाती नहीं है, उड़ती है। और जो पक्षी होती है, चिड़िया होती है, वो भी तो पंख से उड़ती है, लेकिन इनका उत्पत्ति और संरचना क्या है? अलग अलग है। कैसे उत्पत्ति हुई है इन सब की? चिड़िया का जो है हमारा हाथ जो है जिससे बना है, उससे उसका रूपांतरण किस में हो गया है? पंख में हो गया है। मतलब जिस सेल से, अगर उत्पत्ति समझिए, उत्पत्ति क्या होता है, मान लीजिए कि वो सेल है, वो क्या कर रहा है, मतलब कोशिका है, हमारा हाथ बना रहा है, और ये भी सेल हमारा हाथ बना रहा है। पक्षी में वो सेल क्या हुआ, वो कोशिका क्या हुआ, वो पंख में रूपांतरित हो गया, मतलब वो पंख बनाने लगा, तो उसी सेल से बना है। लेकिन क्या हुआ है बाबू, वो जो है पंख में रूपांतरित हो गया, पंख में बदल गया है। तो ये मतलब क्या हुआ है, ये इस तरह से इन सब का उत्पत्ति जो है अलग अलग होता है और समान भी होता है। जैसे मनुष्य का अग्रपाद मतलब हाथ होता है, इन्हें समझिएगा कि अग्रपाद मतलब मनुष्य का अगला पैर भी होता है। का चारों को मिला के हम पाद बोलते हैं। देखिए दोनों पैर और दोनों हाथ को मिला के क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। तो ये अग्रपाद, ये पश्चपाद, समझ में आ गया? तो ये मनुष्य का अग्रपाद, पक्षी का पंख, और घोड़े का अग्रपाद, गाय का अग्रपाद, ये सब क्या है? ये सब क्या है? समजात अंग है, समरूप अंग। पक्षी का, कीटों का, ये सब क्या है? समरूप अंग है। कीटों का, तितली का, ये सब का क्या है? समरूप अंग, समवृत्ति अंग है। समरूप या समवृत्ति अंग है, एनालोगस ऑर्गन है। समझ में आ गया? वे अंग जो संरचना में, मौलिक संरचना में, वह उत्पत्ति में अलग अलग है, लेकिन कामवा एक एक करेंगे सब, उसको क्या बोलेंगे? समरूप या समवृत्ति अंग। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए अवशेषी अंग क्या होता है, वेस्टिगल ऑर्गन क्या होता है, वेस्टिगल ऑर्गन क्या होता है। देखिए ये अवशेषी अंग किसको बोलते हैं? अवशेषी अंग कुछ नहीं होता है, जो हमारे काम में नहीं है, हमारे शरीर में अभी भी है और काम में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अवशेषी अंग। नहीं समझ में आया? जैसे नाखून, नाखून हमारे कौन काम का है? हम किसी को नोचने जाते हैं का? किसी को नोचने का काम करना है हमको? नहीं। तो नाखून हमारे बिना काम का ही अवशेषी अंग है। हमारा बाल बस हमारा फैशन न बनाता है, और क्या करता है? कौन हमारे जीने के लिए जरूरी है? टकला जो होते हैं वो जीते नहीं है का? तो ये बताइए बाल क्या है? अवशेषी अंग है। इसी तरह हमारा एक कान का जो लटका हुआ भाग है, क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक, तो ये सब जो बिना काम का अंग है वो अवशेषी अंग है। जैसे अपेंडिक्स क्या है? पेट में, बड़ी आंत में हम बताए थे आपको कि अपेंडिक्स होता है, छोटी चूंकि होता है, मतलब छोटा सा होता है अपेंडिक्स, बड़ी आंत में ऐसे लटका हुआ होता है। ठीक, ऐसे मतलब लटका हुआ होता है अपेंडिक्स। ये जो लटका हुआ भाग है ना, इसी को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, यानी इसको हिंदी में कृमि रूपी परिशिका बोलते हैं। तो ये क्या है? ये भी अवशेषी अंग है। आप पूछेंगे ये कैसे अवशेषी अंग है? ये तो आंत में लटकल है, तो ये कैसे अवशेषी अंग? जानते हैं क्या काम करता है? घास फूस पचाने का। हम घास खाते हैं, गाय हैं तो नहीं खाते हैं घास, तो ये अवशेषी अंग है, मतलब हमारा कोनो काम नहीं करता है। तो अवशेषी अंग समझ में आ गया कि जो अंग हमारे काम के ना हो, किसी भी जीव के वे अंग जो काम के ना हो वो क्या होते हैं? अवशेषी अंग होते हैं। समझ में आ गया? जीवाश्म, अब जीवाश्म के बारे में अब देखिए, ये जीवाश्म अब समझेंगे। पहले ये समझिए कि अब इससे हमको क्या फायदा मिला। देखिए ना, समजात अंग कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता दिखा रहा है, कुछ कुछ जुड़ा हुआ दिखा रहा है। हमारा हाथ, पक्षी का पंख, दोनों जुड़ गया। देखिए ना कि इसकी उत्पत्ति उसकी उत्पत्ति समान रूप से हुई है। ये मौलिक संरचना में भी समान है, जैसे ई बनल है वैसे वो भी बना है। ठीक, तो ये समानता दिखा रहा है। इसका मतलब कि इसके पीछे वाला कोई है जो वो सेम है। जैसे अगर आप एक भाई हैं और एक बहन है, तो उसका पिछला पीढ़ी एक ही होगा, वो कौन होगा? आपके माता पिता होंगे। ठीक, तो मतलब कि भाई बहन के एक पीढ़ी आपके पिता मतलब होंगे। ठीक, अब ये पिता के अगर मान लीजिए, अब ये मतलब कि पास के हो गए कि आपके माता पिता होंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि
ये क्या हुआ, आप हैं और आपकी चचेरी बहन है, मतलब चाचा की लड़की है, ठीक। तो अब क्या होगा, अब चाचा की लड़की है तो ये देखिए ये क्या होगा, ये आपके दादा में संबंध हो जाएगा। दादा में मतलब कि दादा के कितने लड़के हो गए, मान लीजिए कि ये आपकी चचेरी बहन है, ये आप हैं, ठीक। अब देखिए ये आपके पिताजी हैं, ये आपके चचेरी बहन के पिताजी हैं, मतलब आपके चाचा हैं, ठीक। अब इन दोनों की उत्पत्ति किससे हुई होगी, इन दोनों की उत्पत्ति इनके दादा से, आपके दादा से हुई होगी, ठीक। तो देखिए ना कैसे भी कनेक्शन जुड़ जा रहा है। तो इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए, प्रूव करने के लिए इस समजात अंग और समरूप अंग बनाया गया है, होमोलोगस आर्गन और एनालॉगस आर्गन। समझ में आ गया। अब जीवाश्म क्या होता है, अब जीवाश्म के बारे में काहे पढ़ना है, तो समझ में आ गया कि साबुत इकट्ठा करने के लिए कि हाँ कुछ ना कुछ चीज़ से एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका मतलब पिछला पीढ़ी जो है समान है, पिछला पीढ़ी जो है समान है। अब ये जीवाश्म कह लिए, जीवाश्म इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पिछले पीढ़ी के बारे में नॉलेज हो सके, पिछले पीढ़ी कैसा था इसके बारे में हम जान सकें, और उसके बाद इससे हम पता लगा सकते हैं कि आखिर ये जो लकड़ी है कितना साल पुराना है, ये पेड़ जो है कितना साल पुराना है, ये आदमी जो है कितना साल पुराना है। कार्बन डेटिंग सुने होंगे, तो ये कार्बन डेटिंग से पता चलता है। अब देखिए जीवाश्म या फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म पुरातन काल के जीवों के अवशेष को क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। नहीं समझ में आया, पुरातन काल मतलब पुराने समय में, जो इस समय जीव नहीं ना है, उन सब का जो बचा खुचा अंग है, जैसे डायनासोर का कहीं कहीं खोपड़ी मिल गया तो उसको क्या बोल देंगे, ये जो है जीवाश्म है। जीव का अस्म, अस्म मतलब क्या होता है, अस्म मतलब होता है अवशेष। तो देखिए जीव का अवशेष क्या है, अवशेष जो बचा हुआ है, यानी जो बचा हुआ अंग है उसको क्या बोल दे रहे हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोल दे रहे हैं, जीवाश्म बोल दे रहे हैं, फोसिल बोल दे रहे हैं। पुरातन काल यानी पुराने समय के जीवों के अवशेष को क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। जो पुराने समय में थे, मर गए हैं, उन सब का कुछ अंग बचा है, कुछ बचा है, हाथ गोड़ कुछ बचा है, उसको क्या बोल देंगे, जीवाश्म बोल देंगे। मतलब सड़ने से अगर बच गया है तो, ठीक। अब देखिए ये जीवाश्म जो होता है, जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, ठीक। जीवाश्म का अध्ययन याद रखिएगा कि जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान को इंग्लिश में पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी, ठीक। अब देखिए जीवाश्म के कई रूप होते हैं, मतलब जीवाश्म जो होता है कई रूपों में पाया जाता है। मरे हुए जीवों का अवशेष जो है, बचा हुआ भाग जो है, कई रूपों में पाया जाता है। तो आपके बुक में 3 टाइप का दिया है। अब कितना टाइप का दे, बहुत टाइप का हो सकता है। मान लीजिए कोनो बाल बच गया, कोनो खोपड़ी बच गया, कान बच गया, तो इसे करेंगे तो बहुत टाइप का जीवाश्म हो जाएगा। तो 3 टाइप का आपके किताब में दिया है, आपके पुस्तक में दिया है। देखिए आपकी किताब में क्या दिया है, संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म। संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म को इंग्लिश में बोलते हैं इंटायर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये जो होता है संपूर्ण परिरक्षित जीव बोलते हैं या जीवाश्म बोलते हैं, तो इंटायर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है, इंटायर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म उस जीवाश्म को कहते हैं जब मरे हुए जानवर का या मरे हुए जीव का पूरा शरीर वैसे ही रह जाए, मतलब वो सड़े ही नहीं, तो उसको क्या बोल देते हैं कि संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म। देखिए इंटायर मतलब संपूर्ण यानी पूरा पूरा, प्रिजर्व्ड मतलब सुरक्षित है, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव यानी पूरा पूरा जीव जो है वो सुरक्षित है। मरने के बाद जीव जो है सुरक्षित है, मतलब वो सड़ा नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इंटायर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसा कैसे संभव है, अब मान लीजिए कोई मतलब गधा है, मर गया, उसका पूरा शरीर जो है वैसे ही है, सड़ा उड़ा नहीं है, तो उसी को क्या बोल देंगे, उसी को बोल देंगे कि ये संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म है। अब ये संभव कैसे है, संपूर्ण परिरक्षित जीवाश्म तो समझ में आ गया, लेकिन ये संभव कैसे है कि ऐसा हो जाए कि जीव पूरा मर जाए लेकिन वो सड़े ही ना, ऐसा नहीं होता है ना। एक दिन मरने के बाद जो कोई अगर गधा भी मर जाता है, गाय मर जाती है, तो देखे होंगे एक दिन बाद सड़ने लगता है। अभी कैसे संभव है, देखिए क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया जब जीवों को खाने लगते हैं तो सड़ने लगता है। नहीं समझ में आया, मरने के बाद क्या होते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, क्या करते हैं, जाके उसके शरीर पे जितना खाना उना रहता है, कार्बोहाइड्रेट उसके शरीर में जो मांस रहता है उसको खाने लगते हैं। अभी खाने लगते हैं, बस पूरा अंदर से जंजर हो जाता है, पूरा खोखला हो जाता है। अब बताइए खोखला हो गया तो इसी को क्या बोल देते हैं, सड़ना बोल देते हैं। तो जब बैक्टीरिया खाएंगे तब तो सड़ेगा, लेकिन हम तो जानते हैं कि सब जीव सड़ते हैं, इसी बैक्टीरिया के कारण ही तो सड़ते होंगे। तो क्या सबको नहीं खाते हैं, इसको नहीं खाते हैं, बस सबको खाते हैं। हाँ देखिए क्या होता है इसमें देखिए इसमें होता है ये कि कभी कभी कोई जीव जो होता है ना,
कुछ ऐसे जगह पे जाके फंस के मर जाता है जहाँ बैक्टीरिया पहुँच ही नहीं पाते। जैसे गर्म पानी के झरने के पास पहुँच गया, गर्म पानी के झरने के पास, वहाँ पे दलदल है। अब बताइए, दलदल है तो गर्म पानी वो तो है, उसमें दलदल है, उसी में फंस गया। अब क्या होगा, उसमें जब फंस गया तो गर्म पानी में बैक्टीरिया तो जाएंगे लो नहीं, अब इसको सड़ाएगा कौन, सड़ा नहीं पाएंगे। तो वैसे भी रह सकता है पूरा परिरक्षित, मतलब कि पूरा सुरक्षित रह सकता है जीव। इसको कोई अगर बैक्टीरिया खाएगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तो ऐसे मतलब इस टाइप से रह सकता है। अब देखिए, अब क्या होगा, एक और टाइप हो सकता है। क्या हो सकता है, अब मान लीजिए कि वो तो गर्म पानी हो गया, अब मान लीजिए कि ऐसे दलदल में धंस गया, दलदल में, तो मतलब ऐसे हो गया कि ऑक्सीजन के मतलब क्षेत्र में नहीं है। अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में नहीं है, ऐसे जगह पे जाके कोई जीव मर गया, ऐसी जगह पे जाके कोई चूहा मर गया जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है। अब बताइए, कोई बैक्टीरिया आएगा, नहीं आएगा, नहीं आके खाएगा, नहीं खाएगा तो सड़ेगा नहीं सड़ेगा। तो इस टाइप में मतलब कई वजह से रह सकते हैं पूरा सुरक्षित। तो इसको बोलते हैं इंटायर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म, यानी संपूर्ण परिरक्षित जीव। ये जो होता है पहला जीवाश्म का टाइप है। दूसरा क्या है, सांचा जीवाश्म, यानी मोल्ड फॉसिल। मोल्ड मतलब क्या होता है, सांचा, यानी सांचा मतलब जैसे ईंटा पाथने वाला देखे होंगे, सांचा होता है। वो सांचा क्या है, ईंटा पाथने वाला एक शेप है। वैसे गुझिया बनाने वाला देखे होंगे, गुझिया बनाने वाला शेप है। तो मोल्ड मतलब क्या होता है, सांचा या शेप। तो और फॉसिल मतलब कि सांचा जीवाश्म। तो सांचा जीवाश्म क्या होता है, जब जीव मर जाता है, कोई जीव है, मान लीजिए चूहा है, मर गया और उसके ऊपर मिट्टी का सांचा बन गया, मतलब मिट्टी उसके ऊपर पूरा घेर ली मिट्टी उसको, मतलब दलदल में मान लीजिए मर गया, और दलदल में मरा, उसके बाद दलदल धीरे धीरे सूखने लगा। अब क्या हुआ, ये चूहा धीरे धीरे सड़ने लगा। अब ये दलदल सूख रहा है, चूहा सड़ रहा है, लेकिन अब देखिए इसमें पहले ही से शेप बन गया है, चूहा का आकृति बन गया है, किसमें, दलदल में। अब ये सूखेगा तो वैसे इसका शेपवा रह जाएगा, चूहा सड़ गल के हो जाएंगे खत्म, अब इसका शेपवा ऐसे ही रह जाएगा। तो इसी शेप को क्या बोलते हैं, सांचा जीवाश्म। तो इसमें देखिए, इसमें जीव का कौनो जो ऑर्गन है वो बचा नहीं रहता है, बाल तक भी नहीं बचा रहता है, बस उसका शेप रहता है। किसी भी चीज में उसका शेप रहेगा। डायनासोर किसी में धंस गया, डायनासोर खत्म हो गया, उसका शरीर भी खत्म हो गया, लेकिन उसका अगर सांचा बन जाएगा तो उसी को क्या बोल देंगे, सांचा जीवाश्म बोल देंगे। तो ये समझ में आ गया कि मोल्ड फॉसिल क्या होता है, सांचा जीवाश्म क्या होता है। ठीक, अब प्रस्थिकृत जीवाश्म क्या होता है। प्रस्थिकृत जीवाश्म जिसको प्रीफीड फॉसिल बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जो होता है प्रस्थिकृत जीवाश्म, ये कठोर भाग होता है। मतलब कि जीव का कठोर भाग जब बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रस्थिकृत जीवाश्म। नहीं समझ में आया, जैसे दांत बच गया, दांत सड़ने होने के बाद, जीव के सड़ने होने के बाद दांत बच गया, उसको क्या बोल देंगे, प्रस्थिकृत जीवाश्म। खोपड़ी बच गया, उसको प्रस्थिकृत जीवाश्म बोल देंगे। ठीक, तो ये सब जो कठोर भाग है, नाखून उखून बच गया, इसको क्या बोल देंगे, प्रस्थिकृत जीवाश्म। मतलब जो कठोर भाग है जीव का, वो अगर बच जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, प्रस्थिकृत जीवाश्म। समझ में आ गया। ये इतने टाइप का जीवाश्म आपके बुक में दिया है, तो ये आपको आशा है कि समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जीवाश्म की मतलब परीक्षण करके ये कैसे बता दिया जाता है कि मिलियन साल पुराना है। देखे होंगे, बोलते हैं ये डायनासोर का खोपड़ी मिला 5 मिलियन साल पुराना था। अब बताइए, ऐसा मतलब सुनने में आपको आता है कैसे, मतलब भूतकाल में वो भूत थे का, मतलब पिछले समय में वो भूत थे, इस समय बता दी, ऐसा नहीं ना होता होगा, कोई थ्योरी होगा। तो उस थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर जीवाश्म को हम कैसे पहचान लेते हैं, किसी जीव के अंग को हम देख करके कैसे पहचान लेते हैं कि कितने साल पुराना है, किसी पेड़ पौधे को देख कर पहचान लेते हैं कि कितने साल पुराना है, कैसे पहचान लेते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।